इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। अल्केमी ऑफ नेचर। अल्केमी यानी कि मैजिक, जादू, मिस्ट्रियस पावर, और नेचर यानी कि एनवायरमेंट, कुदरत। अल्केमी ऑफ नेचर मतलब कुदरत का जादू, ओके, एनवायरमेंट का जादू। अल्केमी मतलब जादू। तो इस एनवायरमेंट का जादू, तो ये इस ओवरऑल लेसन का नाम है। तो हम देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या सीखने को मिलेगा। ये कुछ लाइन्स है जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है, कुछ कोट्स है जो विलियम ब्लेक ने लिखी है। वो मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी है ये दुनिया। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया को हम एक रेत के छोटे से दाने में देख सकते हैं। ओके, इतनी बड़ी दुनिया को एक रेत के छोटे से दाने में देखना। एंड अ हेवन इन अ विल्ड फ्लावर, और एक छोटे से पीला रंग का एक जंगली फूल होता है, उसमें हम हेवन यानी कि स्वर्ग का एहसास उसमें कर सकते हैं। एक छोटे से फूल में स्वर्ग का एहसास करना कितनी बड़ी बात है वो आप सोच सकते हैं। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। ओके, इन्फिनिटी एक अनएंडिंग स्पेस है, ऐसी जगह है जो कभी भी खत्म नहीं होती। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ राउंड में होता है, तो उसका अंत है, वो खत्म हो जाता है। ओके, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पेस है। कैन वी डिफाइन स्पेस कितना किलोमीटर है या कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, तो स्पेस इन्फिनिटी है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनएंडिंग स्पेस है। तो होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, दो ऐसी स्पेस जो कभी भी खत्म नहीं होती, उस इतनी बड़ी स्पेस को हम अपने पाम में यानी कि अपने हाथ की हथेली कहते हैं, तो हथेली में हम अनएंडिंग स्पेस कैप्चर कर सकते हैं। ओके, उस हाथ में हम लोग अनएंडिंग स्पेस इन्फिनिटी हमारे हाथ में पकड़ सकते हैं। एंड इटर्निटी इन एन आवर, तो इटर्निटी यानी कि अनएंडिंग टाइम, ऐसा टाइम जो कभी भी खत्म नहीं होता। इन्फिनिटी यानी कि अनएंडिंग स्पेस और इटर्निटी यानी कि अनएंडिंग टाइम। तो जो टाइम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, बहुत बहुत बड़ा टाइम को हम एक घंटे में पूरा हम जी सकते हैं। एक घंटे में हम इतने सारे टाइम को कैप्चर कर सकते हैं, इतनी सारी मेमोरी हम सिर्फ एक घंटे में कर सकते हैं। तो ये कुछ कोट्स थे, ये कुछ लाइन्स है जो कि विलियम ब्लेक ने लिखे हैं। उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको हिंदी में किया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और इसी का एक्सप्लेनेशन हमें इधर इंग्लिश में किया गया है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. Okay, try to understand the whole sentence. It's very easy, but if you will try, you will surely get the meaning. Okay, तो देखिए, ग्रेन यानी कि सेम मीनिंग है जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही मीनिंग है। तो एक रेत के छोटे से दाने से उसे देखकर हमें ऐसी कोई आइडिया आ सकती है, ऐसी कोई इमेजिनेशन आ सकती है जो कि इस दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा कुछ हम लोग कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं उस रेत को दाने को देखकर कि वो पूरी दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, जैसे कि टीवी इन्वेंट किया गया तो वो पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। उसका इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया को पता चला। तो रेत के दाने से हम कुछ, उस छोटे से दाने से ऐसा कोई आइडिया निकल सकता है कि जो पूरी दुनिया को उसके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज विल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो हम लोग विटनेस यानी कि ऑब्जर्व, देखना। ओके, विटनेस यानी कि ऑब्जर्व और टू सी, देखना। तो हम लोग छोटे से फ्लावर में ऐसी ब्यूटी देख सकते हैं जो कि हमें जो स्वर्ग में जो आनंद है वो हमें उस फ्लावर को देखकर आ सकता है। ठीक है, उस फ्लावर को देखकर हमें इतनी हंसी, इतना जॉय, इतना आनंद हमें मिल सकता है जो कि हमें स्वर्ग में जाकर मिलता हो। तो ऐसा उन्होंने ये सेकंड लाइन में कहा है।
जो मैंने आपको बताया वही सेम मीनिंग्स है। ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट। ठीक है, तो छोटे से फ्लावर को देखकर हम स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का एहसास जरूर ले सकते हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास वो देखने के लिए अच्छी आंखें हो। यानी कि अच्छी आंखें मतलब आंखें होना जरूरी नहीं है और आपका आंखें अच्छे हो वो नहीं, अच्छा नजरिया होना चाहिए आपका, और आपके पास टाइम होना चाहिए। ओके, इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस। इन्फिनिटी एंडलेस स्पेस है, यानी कि अनएंडिंग स्पेस है, ऐसी स्पेस जो कभी भी खत्म नहीं होती। बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। लेकिन तुम्हारे जो हथेली है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसी थ्रू एफर्ट्स वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपका फ्यूचर बदल दे, जो कि वो सब कुछ बदल दे जो आपके भाग्य में लिखा हो। तो ऐसी ताकत आपके हाथों में है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स डालते हैं, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। ठीक है, इटर्निटी एक ऐसा टाइम है जो कभी भी खत्म नहीं होता। ओके, लेकिन एक घंटा बहुत बड़ी बात है, और आप उस एक घंटे में ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इन्वेंशन या फिर और कुछ कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक है, उस एक घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। ग्रेट डीड्स यानी कि अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म है, आप जो अच्छी चीजें करते हैं, वो अच्छे कर्म टाइम और जगह को भी पीछे छोड़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग महात्मा गांधी को क्यों याद रखते हैं? स्पेसिफिकली नॉट महात्मा गांधी ओनली, बट जो ग्रेट लीडर्स थे हम लोग उन्हें क्यों इतना याद रखते हैं? ठीक है, उनको मरे हुए तो कितने साल हो गए, लेकिन उनके जो अच्छे कर्म थे उन्होंने उनको हमेशा के लिए अमर बना दिया। उन्होंने टाइम को भी पीछे छोड़ दिया, और स्पेस, उन्हें पूरी वर्ल्ड में जाना जाता है। महात्मा गांधी, आप किधर भी जाओ सब लोगों को महात्मा गांधी का नाम जरूर पता होगा। तो अच्छे कर्म टाइम को भी और स्पेस को भी मायने नहीं रखते, वो उनको भी पीछे डाल देते हैं। वो कभी भी मरते नहीं, अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। ठीक है, we instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. तो इंस्टिंक्टिवली का इधर मीनिंग इस साइड में दिया है, बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन फिर आप लोग पूछोगे कि इंस्टिंक्ट का अर्थ क्या है, तो मैंने इधर लिखा है इंटरनल कॉल, वॉइस। तो हमारे मन से हमें आवाज आती है, यानी कि हमारा मन हमें बाहर की चीजों के ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि नेचर की ओर हमारा मन हमें अट्रैक्ट करता है। हमारे मन को नेचर अच्छा लगता है, तो हमारा मन हमें बोलता है कि तुम बाहर जाओ, नेचर की ओर जाओ। ठीक है, तो हमें ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बाहर नेचर के पास जाने के बाद आपको रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो उसका एम रिलैक्सिंग होता है, और वो एनहांसिंग यानी कि इंक्रीज। ठीक है, इधर एनरिचिंग लिखा है और उसका इजी वे में इंक्रीज, और वो हमारी लिविंग को इंक्रीज और अच्छा बनाता है। ओके, तो उससे हम और रिलैक्स फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। इसलिए हमें नेचर के पास जाने को अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग बहुत बार ट्रिप्स प्लान करते हैं नेचर के पास जाने के लिए, ताकि हम रिलैक्स हो सके। हमारी जो डे टू डे लाइफ में हमें भागदौड़ होती है, उससे थोड़ी देर हमें आराम मिल सके, और वही हमारे लिविंग को एक मोटिवेशन मिल सके, इंक्रीज हो सके हमारी अच्छी लिविंग बीइंग। सो इसलिए नेचर सूद्स एंड नर्चर्स। ठीक है, तो नेचर है वो हमें काम और रिलैक्स करता है। सूद्स का अर्थ है काम्स एंड रिलैक्स। ठीक है, एंड नर्चर्स, तो नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है और केयर करता है, यानी कि पालन पोषण करता है। नेचर हमें शांत करता है, हमें आराम देता है, और हमारा पालन पोषण भी करता है। नेचर के पास इतनी सारी ताकत है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। मैंने आपको पहले भी कहा कि नेचर से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, और ये लेसन उसका सिंबल है। नेचर हमारी सारी जो जरूरतें हैं वो फुलफिल करता है। ठीक है, अभी तो हम लोग लग्जरी की लाइफ जीते हैं। ठीक है, टीवी है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वो सब लग्जरी के पार्ट में आ गए। लेकिन शेल्टर, खाना पीना, कपड़े, वो सब हम नेचर के पास से हमें मिल सकते हैं। अगर हम पहले के जमाने में ये थोड़ी होता था,
सबको सारी चीज़ें नेचर से ही मिलती थी। खाना पीना हो गया, शेल्टर हो गया, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो सिर्फ नेचर से ही फुलफिल होती है। और नेचर हमें बहुत मोटिवेशन देता है, हमें हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर है तो वो विस्पर्स यानी कि टू स्पीक इन लो वॉइस, वो धीरे से आवाज़ में हमसे बात करता है, वो हम पर कमांड भी करता है, जोर से चिल्लाता है। विस्पर्स यानी कि जब हवा आती है तो जो लीव्स का आवाज़ होता है तो हम लोग उसे विस्पर्स कह सकते हैं। और कमांड्स यानी कि लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, जो आवाज़ आता है तो तब नेचर कमांड करता है, ऐसा हमारी राइटर हमसे कह रही है। ठीक है, आर यू लिसनिंग? तो राइटर हमसे पूछ रही है कि क्या आप सुन रहे हो। तो ये हमारा ध्यान इस लेसन की ओर ले जाने के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। When I do, it leaves me in complete awe. तो जब ये वे कहती है कि जब मैं नेचर के जब विस्पर और नेचर का कमांड सुनती हूँ तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ठीक है, ग्रेट वंडर एंड अमेजमेंट, और हिंदी में आश्चर्यचकित। तो जब वे नेचर का विस्पर्स और कमांड सुन के सुनते हैं तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत ओके वही। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। तो जो राइटर का जो गार्डन है तो उनके गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है। ठीक है, एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट एंड टेंडर। तो फोर्टनाइट यानी कि अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी कि हर 14 दिनों के बाद, उनके गार्डन में जो हिबिस्कस फ्लावर है, आई मीन टू से हिबिस्कस प्लांट है, उधर एक फ्लावर आता है, एक फ्लावर खिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है, ब्राइट होता है और टेंडर होता है। टेंडर यानी कि डेलिकेट। ठीक है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत सुंदर होता है वो फूल। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। तो उस पूरे दिन में वो सन के साथ हंसता है, गाता है, और जब भी हवा आती है तो वो डांस करता है। ठीक है, जब हवा आती है तो वो फ्लावर ऐसे हिलता है, खिलता है, सन के साथ स्माइल करता है और हवा के साथ डांस भी करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जब इवनिंग पास आने लगती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग। तो जैसे ही इवनिंग पास आने लगती है तो वो जो फ्लावर है वो ड्राई होने लगता है, और उसके जो लीव्स है, पेटल्स है, नॉट लीव्स सॉरी पेटल्स, वो पेटल्स नीचे गिरने लगते हैं। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स। तो जैसे ही मॉर्निंग जब सुबह हो जाती है तो वो पूरा ही ड्राई हो जाता है, और पूरा ड्राई हो जाता है, और इवनिंग में वो पूरा गिर ही जाता है, जो उसके पेटल्स है वो पूरे नीचे गिर जाते हैं, एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। और उसके पेटल्स जो अर्थ पर गिर जाते हैं और वो फिर से अर्थ का हिस्सा बन जाता है, मिट्टी में वो घुल मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। तो जो वो फ्लावर था वो सिर्फ एक दिन के लिए इस दुनिया में आया था। उसका जो लाइफ स्पैन था कितना कम था, सिर्फ एक दिन का लाइफ स्पैन था उसका। ओके, लेकिन फिर भी उसने उस एक दिन में पूरी खूबसूरती से उसने वो एक दिन जिया। स्प्लेंडर यानी कि ब्यूटी, सो ग्रेट ब्यूटी विच अट्रैक्ट्स एडमायरेशन एंड अटेंशन। तो वो एक दिन उस फ्लावर ने इतनी खूबसूरती से जिया। What if we too lived our life, however short, to its fullest? तो अगर हम भी हमारी लाइफ ऐसे ही उस फ्लावर की तरह जीते, चाहे हमारी लाइफ छोटी क्यों ना हो, ओके, शॉर्ट क्यों ना हो हमारी लाइफ, लेकिन अगर हम उसे पूरे आनंद से उसी खूबसूरती से जिए तो कितना अच्छा होता। ऐसा रक्षा भराड़िया हमसे कहती है। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water. तो हम लोग जो आई मीन टू से राइटर है वो एक बार रॉकी बीच पे गए थे। तो रॉकी बीच यानी कि जहाँ सभी और पत्थर है, तो वैसे एक सैंड बीच होता है और रॉकी बीच होता है। रॉकी बीच पर वहाँ हर जगह रॉक्स होते हैं और सैंड बीच पर सैंड होती है। तो जब राइटर रॉकी बीच पे गए थे तो वहाँ उन्होंने पूरी ओर ओशन फैला हुआ था, मैजेस्टिक यानी इम्प्रेसिव ब्यूटी, जो ओशन की इम्प्रेसिव ब्यूटी थी, तो उसके साथ वो सभी ओर फैला हुआ था पानी।
और वहाँ रॉक्स थे, ओशन के पास ही बगल में रॉक्स थे, ठीक है। रॉकी बीच है तो रॉक्स तो होंगे ही, तो वहाँ रॉक्स थे। कार्व, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने कार्व किए है, ठीक है, उन्हें कोई शेप किया है किसी ने। हम लोग शेप करते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने शेप किया गया हो, इतने खूबसूरती से उस पर वो निशान थे। लेकिन वो किसने शेप किया था? पानी ने, बाय द वाटर, ठीक है। वाटर इज सो जेंटल, वाटर कितना जेंटल है, वाटर जेंटल यानी कि काइंड, वाटर कितना स्मूथ है, कितना काइंड है, कितना जेंटल है। रॉक सो हार्ड, तो जो रॉक है वो बहुत हार्ड है, वाटर कितना सॉफ्ट है, लेकिन रॉक इतना हार्ड है। येट एज वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स, लेकिन वाटर जब उस पर रोज रोज यानी कि सालों तक रोज वाटर जब रॉक्स पर गिरता है, द रॉक गिव्स इन, तो रॉक हार मान जाता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और जो रॉक है वो वाटर के कमांड के अनुसार अपना शेप बदल लेता है। तो देखिए इसमें हमें पता चलता है कि वाटर इतना काइंड है, इतना जेंटल है, कितना सॉफ्ट है, और बल्कि पूरा अपोजिट रॉक है। रॉक इतना हार्ड है, लेकिन फिर भी रॉक को वाटर के सामने हारना पड़ता है, क्योंकि वाटर परसिस्टेंट है, वो रोज उस पर गिरता है। आर प्रॉब्लम्स आर सो कलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारी मुश्किलें हैं, हमारी परेशानियां हैं, वो भी उसी तरह ह्यूज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारी। और जो हम हैं कितने छोटे हैं, हम पानी की तरह सॉफ्ट है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो रॉक की तरह हार्ड है। येट इफ वी परसिस्ट, लेकिन अगर हम लोग हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, कंटिन्यू कीप ट्राइंग करें हम लोग, तो ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। हम अपनी प्रॉब्लम्स पर ज़रूर जीत हासिल करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह वाटर ने रॉक पर जीत हासिल की। We saw small beads of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. तो हम लोग ग्रास के छोटे बीट्स देखते हैं। एक कंक्रीट होता है, कंक्रीट नहीं की सॉलिड पार्ट होता है, जो रास्ते हैं हमारे सीमेंट और रेत के बने हुए रास्ते, उन्हें कंक्रीट पेवमेंट कहा है। सीमेंट और रेत का जब हम लोग मिक्सचर करते हैं तो वो मोटर बनता है, और जब मोटर सूख जाता है तो उसे कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट एक सॉलिड पार्ट होता है जिधर ग्रास का उगना संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब कंक्रीट में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जब उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, क्रैक्स इन द कंक्रीट, तब उन छोटे से क्रैक्स में भी हमें ग्रास दिखते हैं। जो ग्रास के ऊपर की टोक होती है, उनके बिट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, वो हमें दिखाई देते हैं। पीपिंग यानी कि शो, यानी कि हमें दिखते हैं वो, ओके। तो जहाँ ग्रास का उगना संभव ही नहीं है, उधर भी हमें ग्रास उगे हुए दिखते हैं। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। तो वो चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि चाहे जो चीज़ें हैं बाहर से कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, कितनी भी असंभव क्यों ना लगे, लेकिन हमेशा उधर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. Okay, तो जो राइटर है, तो उन्होंने एक विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में उन्होंने एक ट्री देखा जो जिस पर एक भी लीव्स नहीं थी, bare यानी कि अनकवर्ड, ओके, उस पर एक भी लीव्स नहीं थी, और विंटर के मंथ में वो पूरा टकला गंजा दिखाई दे रहा था। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, तो राइटर को लगा कि अभी उसका चैप्टर खत्म हो गया, उसकी स्टोरी खत्म हो गई है, यानी कि वो भी थोड़े दिनों बाद मर जाएगा, ओके, ऐसा राइटर को लगा। बट 3 months पास, लेकिन फिर 3 महीने चले गए, एंड स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। तो 3 महीने बाद जब स्प्रिंग सीजन आया, विंटर के बाद जब स्प्रिंग आया, तो उस ट्री ने फिर से उस पर ग्रीन लीव्स आ गए, बहुत ही ब्यूटीफुल वो ट्री बन गया। 3 ही महीने बाद उसका रूप इतना बदल गया कि आप सोचिए, पूरी ग्रीनरी उस ट्री पर थी, वो फिर से अपनी ब्यूटी, ग्रीन मेजेस्टी यानी कि ग्रीनरी की ब्यूटी में वो आ गया था। सभी और उसके ट्री के डहलिया पर सभी और लीव्स थे, फ्लावर्स थे, और उसकी वजह से उधर बर्ड्स भी आ रहे थे, और वो अपनी लाइफ फिर से उसने गेन कर ली थी।
पहले वो कितना ऐसा लग रहा था कि वो भी मर ही जाएगा, लेकिन फिर से उसका टाइम पास हुआ और उसने अपनी ग्रीन मेजेस्टी ब्यूटी उसने हासिल की. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? अगर हमारे अंदर भी वैसा ही कन्विक्शन यानी कि स्ट्रांग बिलीव हो कि थिंग्स कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन ये सिचुएशन ज़रूर बदलेगी. कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहती, बदलती है. सुख हो दुख हो, हमेशा सिचुएशन बदलती रहती है. तो कितनी भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी. वो एक बार वो टाइम जाएगा. रिमेंबर दिस टू शैल पास. याद रखिए वो टाइम ज़रूर जाएगा. अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. ये कोरोना टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये टाइम भी हमेशा नहीं रहेगा. ये टाइम भी ज़रूर जाएगा. ऐसा हमें कन्विक्शन, स्ट्रांग बिलीफ रखना चाहिए. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. तो हम लोग एंट्स देखते हैं. एंट्स कितने छोटे हैं, तो वो हमेशा अक्सर हमें दिखाई देता है कि फ्लाई होती है, जो बड़ी सी फ्लाई होती है वो मर गई होती है. तो वो एंट्स है, तो वो उस फ्लाई को उठाते हैं. लेगिंग यानी कि पुलिंग विथ ग्रेट डिफिकल्ट, यानी कि वो उसे लिफ्ट करते हैं और ले जाते हैं. लेकिन एंड से कितने छोटे होते हैं, लेकिन फ्लाई कितनी बड़ी होती है. 10 टाइम्स होती है फ्लाई एंड्स के साइज के. फिर भी एंड्स एक आर्मी में होते हैं, यानी कि एकजुट आकर वो उस फ्लाई को उठाते ज़रूर है. द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई. एंड्स अपने आप को उस फ्लाई के अराउंड ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फिलर्स एंड कैरिड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस. वो उस एंड को अपने पतले से लेग्स, यानी कि बहुत पतले और वीक लेग्स पर वो उस एंड को उठाते हैं और उसे अपने घर में ले जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं. क्वाइट अ डिस्टेंस, जहाँ उनका घर होता है, वो उसे वहाँ ले जाते हैं. देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव. उनका जो टीम वर्क था, उनकी जो एकजुट थी, और परसिवरेंस यानी कि कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स. तो परसिवरेंस यानी कि परसिस्टेंस, लगातार मेहनत करना. कितनी भी मुश्किलें हमारे रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन हमें लगातार मेहनत ज़रूर करनी चाहिए. तो इसका परसिवरेंस मीनिंग है. तो उनका टीम वर्क और परसिवरेंस बहुत ही इम्प्रेसिव थे. ओके, उतनी बड़ी फ्लाई को उठाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब ने एकजुट आए और उस फ्लाई को वो उठाते थे. व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड. और अगर हम भी कंसिस्टेंट होते, यानी कि स्टडी, यानी कि कंटिन्यू मेहनत करते और ऑर्गेनाइज, एकजुट रहते और एक चीज़ पर अच्छे से ध्यान देना, फोकस करते हैं, तो कितना अच्छा होता. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट. स्पाइडर के जो वेब्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं. येट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो आसानी से उस वेब में आ जाते हैं. अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. छोटी सी रेनबो की जो स्ट्रिप होती है वो पूरे स्काई को कलर कर देती है, पूरे स्काई को कन्फायर कर लेती है वो. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल. ऑयस्टर्स एक सी क्रिएचर है जो पानी में रहता है. तो जो ऑयस्टर रहता है ना, वो एक रेत का दाना अपने अंदर लेता है. ऐसा कुछ होता है, वो शेल के टाइप होता है. तो वो अपने अंदर दाना लेता है, रेत का दाना लेता है. लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब वो ओपन होता है तो उसके अंदर का जो रेत का दाना था वो एक पर्ल में ट्रांसफर हो जाता है. पर्ल यानी कि मोती. तो रेत के दाने का ट्रांसफॉर्मेशन एक मोती में हो जाता है. कितना बड़ा मैजिक है इसमें. ओके. इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनाइट स्काई. आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, तो वो पूरे आकाश को कन्क्वायर कर लेते हैं. सभी और आकाश में हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं. क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट. तो जो क्लाउड है वो हर मिनट, हर सेकंड में अपना शेप बदलते रहते हैं. उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. जैसे हवा आई, उनका शेप बदल जाता है. तो हर मोमेंट के बाद उनका शेप बदलते रहता है. द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन. तो जो विंड है, हवा है, वो ट्रीज को नचाती है. अनहिंडर्ड यानी कि विदाउट डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के बिना विंड जो हवा होती है वो ट्रीज को नचाती है. पैशन यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, किसी भी चीज में रुचि होना.
इसका सरल अर्थ यही है कि हवा ट्रीज को नचाती है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, तो जो वाटर होता है उसमें कोई भी प्रकार का ईगो नहीं होता है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। तो वाटर, उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं होता है और वो बिना किसी ईगो के सन और विंड के कमांड के अनुसार अपना जो फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि सन है, बहुत ही गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर वेपर में हो जाता है, तो लिक्विड से वो गैशियस फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, सन के अनुसार वो अपना फॉर्म बदलता है। और विंड है तो समझो बहुत ही विंड है, यानी कि टेम्परेचर गिर रहा है, ठंडी आ रही है, तो वही वाटर वेपर फिर से लिक्विड में हो जाता है, वाटर बन जाता है, और फिर से अगर और ठंडी है तो वही पानी सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस में बदल जाता है। तो बिना कोई ईगो लाए वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है सन और विंड के अनुसार। When we see a caterpillar turn into a butterfly, हम लोग देखते हैं कि कैटरपिलर एक बर्ड, एक एनिमल रहता है, ऐसे कुछ ऐसा चलता है वो, तो वो बटरफ्लाई की पहले की स्टेज है, तो कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई में होता है। ट्री पर रहता है, ककून वगैरह आपने सुना होगा, मैंने देखा है कैटरपिलर का टर्न बटरफ्लाई में होते हुए, शायद आपने देखा होगा, बहुत ब्यूटीफुल होता है। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, तो आपको पता ही होगा, पहले फ्लावर होता है, फिर फ्लावर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में होता है। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, तो इन सभी चीज़ों में हम अल्केमी यानी कि जादू, नेचर का जादू देखते हैं हम लोग। इस एनवायरमेंट, इस कुदरत का जादू हमें इन सब चीज़ों में दिखाई देता है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, और जब हम नेचर को टच करते हैं, जब हम लोग नेचर को छूते हैं, तब हम खुद ही एक गोल्ड बन जाते हैं, खुद ही सोना बन जाते हैं। तो ये एक लेसन था जो रक्षा भराड़िया ने लिखा था, तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये लेसन लिखा है, और आई होप आप सबको समझा होगा। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपका डाउट सॉल्व करने को। और अगर आपको और किसी लेसन पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, आप कमेंट कीजिए, लैंग्वेजेस हो, मैं ज़रूर आपका लेसन, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और अगर आपको लेसन समझा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल कम बैक विथ मोर सच वीडियोज़। टिल दैट, बाय बाय।